नमस्कार, रामत मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने संख्या पद्धति के अंतर्गत हमने अंकों और संख्याओं के बारे में तुलना करनी सीखी थी। अच्छे से समझा था हमने कि अंक और संख्या में क्या अंतर है। इसके साथ ही हमने संख्याओं के प्रकार भी थोड़े से देखे थे, जिसमें हमने केवल प्राकृत संख्या को ही देखा था। उसमें हमने प्राकृत संख्याओं का योग किस तरह से ज्ञात करते हैं, जब बीच में से प्राकृत संख्या दी हुई है तो उनका हम योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या जो एकांतर में जो प्लस माइनस की जो प्राकृत संख्या दी हुई हो तो उनका हम योग किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, उनको बहुत ही अच्छे से हमने समझा था, बहुत ही सरल तरीके से समझा था। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मैं सबसे पहले तो निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी इस तरह के जो वीडियो बन रहे हैं, बेसिक जो अच्छे वीडियो बन रहे हैं, जो हर कंपटीशन में एग्जाम में आपके बहुत ही उपयोगी होंगे, तो आप उनसे कहीं भी वंचित नहीं होंगे। तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ उसे शेयर भी करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम आज का वीडियो उसी को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, जो साथी उस वीडियो से वंचित हो गए तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे, क्योंकि उससे ही जुड़ा हुआ ये वीडियो है, तो आप उसमें जो प्राकृत संख्या को आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो आगे जो हम जो पूर्ण संख्या या पूर्णांक के साथ साथ हम परिमेय अपरिमेय संख्या भी सीखने वाले हैं, तो आप उनसे भी बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक और निवेदन रहेगा कि आप अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठे, ताकि आपको जो भी अच्छा लगे उसे आप साथ ही साथ नोट ही करते रहे, ताकि आपके बहुत ही अच्छे नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। जो आपके जब भी एग्जाम होंगे तो आप उनको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स उनको आपको पढ़ने के लिए समझने के लिए बहुत ही अच्छे आपके सिद्ध होंगे। संख्याओं का पहला प्रकार हमने अच्छे से समझ लिया था। आज हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं। संख्याओं का दूसरा जो प्रकार है वो है, जो संख्या जो होती है वो होती है पूर्ण संख्या। ठीक है, हमने प्राकृत संख्याएं पिछले वीडियो में अच्छे से देख ली थी। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो एक से प्रारंभ होकर कहाँ तक होती है? अनंत तक बहुत सारे क्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये जो कंटिन्यू जो चलती है अनंत तक, ये संख्या है। ये तो कौन सी संख्या थी? हमने देखी थी, उसमें प्राकृत संख्या थी। अब पूर्ण संख्या कौन सी होगी? केवल हम इसमें अगर जीरो को भी इसके साथ, इस ये जो समुच्चय दिया हुआ है उस समुच्चय के साथ हम अगर जीरो को भी अगर ऐड कर दें, उसके साथ में शामिल कर दें, तो ये जो संख्या बन जाएगी ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, यानी ये जो समूह बनेगा इसको हम W से व्यक्त करते हैं, होल नंबर इसको बोला जाता है। तो इसको W से प्रदर्शित किया जाता है, तो ये जो हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी? पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सी बात है। तो ये हमें ऐसा कंपटीशन एग्जाम में ये भी ऐसा सिंपल प्रश्न तो आएगा नहीं कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है, या कहाँ से शुरू होती है, या कहाँ खत्म होती है। ऐसा प्रश्न शायद कंपटीशन में आपको नहीं दिखेगा। प्रश्न जो आएगा वो इससे संबंधित ये आ सकता है कि इन पूर्ण संख्याओं का हमें योग पूछा जा सकता है। ठीक है, जहाँ कहीं से भी कोई पूर्ण संख्या जो जीरो से शुरू होती है तो वहां से लगाकर कितनी संख्या का योग पूछा है, तो हम ये मान लेते हैं कि प्रथम जो n जो है पूर्ण संख्याओं का योग, उसका हम योग कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे हमने आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखा था। उसका फॉर्मूला क्या था? बहुत ही सिंपल था, आपको याद भी होगा। उसका जो फॉर्मूला था वो था n कोष्टक n+1/2। ठीक है, जितनी भी संख्या थी उसको हमने n+1/2 से हमने ज्ञात करना सीखा था। तो पूर्ण संख्या जब इसका जो योग ज्ञात करना है तो दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल मिलता जुलता है, आप कहीं भी कंफ्यूजन नहीं पड़े, क्योंकि इसमें एक संख्या और ऐड हो रही है। तो आप ध्यान रखें जो n जो संख्या है वो एक कम हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला जो इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा? एक माइनस हो जाएगा। बस इतना सा फर्क है। जब इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे तो हमें पूर्ण संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे हमें ये पूछा है कि प्रथम हम ले लेते जैसे 40 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? केवल इस n की जगह हम लिख देंगे 40, यहाँ पर भी हो जाएगा 40 - 1/2। ठीक है, कितने हो गए ये 40 में से एक कम कर दिया 39/2, 2 से 40 को हमने कट कर दिया, कितने हो गए 20 को 39 से गुणा कर देते हैं। 0 का 0, 9 दूनी 18, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। 780 जो है वो क्या आ जाएगा? पूर्ण संख्याओं का योग आ जाएगा। यानी बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, दोनों से मिलता जुलता है, आप कहीं भी कंफ्यूजन में नहीं रहे और आप दोनों को बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से इनको याद कर लें, तो हमें पूर्ण संख्या ज्ञात हो सकती है। चलिए अब संख्याओं के हम तीसरे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है पूर्णांक। ठीक है, वैसे नाम से स्पष्ट है पूर्ण अंक, यानी जितने भी अंक हैं
वो सब पूर्ण होने चाहिए। यानी हमें देखो सबसे पहले हमने प्राकृत संख्या पढ़ी जो कहाँ से शुरू होती है, एक से, 1 2 3 4 5 से लगाकर अनंत तक। ठीक है, ये सारी कैसे संख्या थी, प्राकृत संख्या। अब हमने इसमें क्या किया, अगर जीरो को भी हम इसमें अगर शामिल कर दें तो ये बन जाती है कौन सी संख्या है, अभी हमने देखा है थोड़ी देर पहले, ये है पूर्ण संख्या। अब हमें पूर्णांक कौन से होंगे, यानी ये जो जितने भी संख्या है ये सारी संख्या कैसी है, धनात्मक, यानी प्लस वाली संख्या है। ठीक है, अब हम इसमें अगर क्या करें, ये जो प्लस वाली संख्या है इसके साथ साथ अगर हम इसके साथ इसके ऋणात्मक भाग भी जोड़ दें। अब जोड़ना कैसा है, ये परिकल्पना कैसे दिमाग में आई, जैसे हमने जो पहले जो ये संख्या थी प्राकृत संख्या जो अस्तित्व में थी, उस समय क्या था, जैसे एक संख्या हम ये जानते थे कि इधर बढ़ने से संख्याओं का मान बढ़ता जाता है, यानी 1 से 1 प्लस कर दिया 2, 2 में और 1 प्लस कर दिया 3, 3 में 1 प्लस कर दिया 4, यानी एक एक हम प्लस करते जाते हैं तो हमें अगली संख्या प्राप्त होती जाती है। ठीक है, और इसी तरह से हम संख्याओं के रूप पीछे अगर बढ़े पीछे की तरफ तो क्या होगा, इसका मान लेकिन घटता जाता है, सिंपल। अब दिमाग में ये आया, जैसे 3 से 1 कम कर दिया तो 2, 2 से 1 कम कर दिया 1, 1 से कम कर दिया 0। अब अगर 0 से 1 कम किया जाए तो हमें क्या संख्या मिलेगी, ठीक है, तब जाके हमें ऋणात्मक संख्याओं की उत्पत्ति हुई। ठीक, तो अब ऋणात्मक संख्या कैसे है, तो वो की वो है, जैसे 0 है तो 0 से ये -1 उससे भी छोटा हो जाएगा, ये आप ध्यान रखें। यानी हम पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें संख्या जो हो वो कैसे मिलेगी, घटते हुए क्रम में छोटी संख्या मिलती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे हमें संख्या कैसे मिलेगी, बड़ी संख्या, यानी 2 से 3 बड़ा है, 3 से 4 बड़ा है, 4 से 5 बड़ा है। इसी तरह से उल्टा चले तो 3 से 2 छोटा है, 2 से 1 छोटा है, 1 से 0 छोटा है और 0 से -1 छोटा है। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़े, -1 से -2 छोटा, -2 से -3 छोटा, -3 से -4 छोटा, -4 से -5 छोटा, और इस तरह से इधर भी हम अगर बढ़े तो अनंत तक हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा जो समुच्चय है जहाँ पर हमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही संख्या को जब हम शामिल करें, पूरा जो समुच्चय बनेगा वो समुच्चय बनेगा पूर्णांक का। ठीक है, अब इसमें आप जब ये सीख लिया है तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में से प्रश्न आते हैं, जैसे हमें संख्या दे दी, एक तरफ लिखा हुआ है -5 और एक तरफ लिखा हुआ है -2, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें सीधा सा दिमाग में आना चाहिए कि वैसे तो अगर ये निशान नहीं होते तो हमें सीधा दिखता है कि 5 बड़ी संख्या है और 2 कैसे हैं, छोटे। लेकिन जब ऋणात्मक हो जाएगा तो हमें यही इसका काम विपरीत करना पड़ेगा, यानी जो बड़ी संख्या है वो तो छोटी दिखेगी और जो छोटी संख्या वो कैसी होगी, बड़ी। यानी इन दोनों में से अगर बड़ी संख्या हमें देखनी है तो कौन सी होगी, -2 हमेशा बड़ी संख्या होगी। यानी कंपटीशन एग्जाम में ऐसा प्रश्न कई बार आता है, जैसे इनको आरोही क्रम में जमाइए, जैसे 5 संख्या दे दी, एक तो दे दिया जैसे 11, एक दे दिया -5, एक दे दिया 0, एक दे दिया 2, एक दे दिया -100। ठीक है, जैसे 5 संख्या दे दी है और इनको जब कहा है कि इनको आप आरोही क्रम में जमाइए, आरोही क्रम कौन सा होता है, बढ़ता हुआ क्रम, पहले छोटी संख्या लिखी जाती है फिर बड़ी संख्या लिखी जाती है। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो हम देखें तो सबसे पहले हम माइनस वाली संख्या देखें, एक तो हमारे पास है -5 और एक है -100, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी -100। दिखने में 100 सबसे बड़े हैं, लेकिन जब ये ऋणात्मक है तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। और उससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, -5, उससे बड़ी ऋणात्मक वाला शुरू करें तो 0 और फिर उसके बाद में 2 और ये 11। यानी जब हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा कि ऋणात्मक जो संख्या है उस तरफ हम जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते जाएंगे हमारा नियम कहीं भी खंडित नहीं होगा, नियम वही रहेगा, इस तरफ बढ़ते हुए बड़ी संख्या मिलेगी और पीछे की तरफ बढ़ते हुए हमें छोटी संख्या ही मिलेगी। यानी इस तरफ हम जितना आगे जाएंगे उतनी वो और भी छोटी संख्या हमें मिलती जाएगी। ठीक है, तो ये पूर्णांकों के बारे में छोटी सी जो समझ थी वो आपके होनी बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, हम इससे जो अगला जो संख्या का प्रकार है उसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। चलिए, चौथा जो प्रकार है संख्या होगा वो है परिमेय संख्या। ठीक है, हमने 3 प्रकार पढ़े हैं, कौन कौन से, सबसे पहला हमने देखा प्राकृत संख्या, दूसरा हमने देखा पूर्ण संख्या और तीसरा देखा हमने पूर्णांक। ठीक है, अब चौथा जो प्रकार है वो है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, यानी ऐसी संख्या, क्योंकि हमने अंक तो सारे देख लिए, हमने जो 0 से पहले 1 से लगाकर सारी हमने गणना सीख ली, उसके बाद में 0 को उसमें शामिल कर दिया, उसके बाद में ऋणात्मक जितनी भी संख्या थी उसको भी हमने शामिल कर दिया, तो वो तो बन गए थे हमारे सारे पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक में क्या था, 0 भी शामिल था, इधर 1 2 3 4 5 से लगाकर इधर धनात्मक संख्या भी थी और इधर ऋणात्मक संख्या भी शामिल आ गई थी। ठीक है,
अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि जब सारे ही संख्याएं हमें प्राप्त हो चुकी है तो फिर परिमेय संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए एक चीज़ और दिमाग में आ रही है, जैसे ये ऋणात्मक लिखा हुआ है तो यहीं से मेरे दिमाग में आ रहा है कि कई बार आपके कंपटीशन में एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि ऋणोत्तर संख्या कौन सी होती है। देखिए ये छोटी छोटी जो ये बेसिक जो चीज़ें हैं ये हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होती है, तभी जाके हमारे एग्जाम में प्रश्न गलत होते हैं। पर कंपटीशन एग्जाम में वहाँ पर आपके दिमाग की परीक्षा वो नहीं लेता है, कहीं भी वो आपके कैलकुलेशन की उसको परख नहीं करनी है, उसको केवल आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर है नहीं है, यही कंपटीशन वाले ज़्यादा आप समझते हैं, पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम ये तो जानते हैं कि ये धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ऋणात्मक संख्या कौन सी होगी। अब ध्यान रखना ऋणोत्तर का अर्थ यही है ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक नहीं हो, ये आप पूरा ध्यान रखें। ऋणोत्तर संख्या कौन सी कहते हैं, यानी ऐसी संख्या जो ऋणात्मक नहीं हो वो ऋणोत्तर संख्या होगी। अब यहाँ पर अपन सीधा तब देखते हैं दोनों को हमको एक ही शब्द दिखते हैं, ऋणात्मक और ऋणोत्तर, कुछ फर्क ही नहीं है। यानी ऋणोत्तर संख्या कौन सी होगी जो ऋणात्मक नहीं हो, यानी ऋणात्मक का मतलब है ये जो पूर्णांक है इसमें हमने ये जो ऋणात्मक संख्या कहाँ से शुरू होती है, -1 से, यानी इस -1 से इधर वाला जो पार्ट है ये पूरा ये ऋणात्मक संख्या है, न कि ऋणोत्तर संख्या है। ये आप अच्छे से समझ लें कि ऋणोत्तर संख्या का मतलब इस ऋणात्मक को छोड़ के बाकी वाली संख्या है, यानी कौन सी संख्या, 0 से लगाकर अनंत तक संख्या है। तो 0 से लगाकर अनंत तक कौन सी संख्या होती है, यानी सारी पूर्ण संख्याएं जितनी भी है इन पूर्ण संख्याओं का ही ये दूसरा नाम है ऋणोत्तर संख्या। आप इसको बहुत अच्छे से एक बार नोट कर लो क्योंकि ऐसी चीज़ें एग्जाम में खूब आएगी। चलिए, तो ये तो एक दिमाग में आया तो आपको बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ रहे थे, हम जो बात करते हैं वो कर रहे थे हम परिमेय संख्या की। किसकी बात कर रहे थे, परिमेय संख्या की। तो हमने सारे पूर्णांक देख लिए, हमारे धनात्मक, ऋणात्मक, 0 सब शामिल हो गए इसमें। तो परिमेय संख्या कौन सी होगी, इन्हीं जो संख्या है इनको अगर हम P/Q के रूप में अगर इनको लिख दें, ठीक है, कैसे लिखना है इनको, P/Q के रूप में, इसको हम कहीं भी अंश और हर के रूप में जब इसको लिखेंगे, P/Q का मतलब ये कौन सा रूप हो जाएगा, भिन्न रूप। भिन्न का जो रूप है जिसमें अंश और हर होते हैं, इसके रूप में अगर हम किसी भी संख्या को लिखें, अंश और नीचे वाली संख्या को क्या बोला जाता है, हर। ठीक है, तो अंश के रूप में मैं कुछ भी लिख दूँ, जैसे मैंने लिख दिया 2/5, तो ये जो हो जाएगी ये कैसे संख्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। इसी तरह से हम आगे बढ़े, जैसे मैंने लिख दिया -3/7, ये भी एक परिमेय संख्या है। या हमने मिश्र भिन्न के रूप में भी अगर कुछ भी लिख दें तो इनको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी कैसा बन जाएगा, P/Q के रूप में बदल सकता है। इसके साथ में अगर जैसे कहीं दशमलव में संख्या लिखी हुई हो तो दशमलव जो है वो भी किसका है, भिन्न का ही एक रूप है, आप ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि जब हम भिन्न को जब पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, उस समय अपन सारे इसके प्रकार देखेंगे, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न क्या है या दशमलव भिन्न क्या है, इन सबको अपन बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी तो हम फिलहाल आंशिक रूप से इसको देख रहे हैं। तो दशमलव जो भिन्न है ये भी जो क्या है, भिन्न का रूप है। इसका अगर हम दशमलव पर हटा दें अगर, तो ये कितना हो जाता है, 5/10 बन जाता है, यानी ये P/Q का रूप बन जाता है। इसके साथ में कुछ जो कंटिन्यू जो संख्या होती है दशमलव के बाद में, जैसे कहीं ये लिखा हुआ है 5, 5, 5, 5, ये आगे बढ़ती जाती है। तो ये संख्या जो ऐसी संख्या में जिसमें ये आवृत्ति होनी जरूरी है, ये ध्यान रखना। दशमलव के बाद में अगर ऐसी संख्या भी कहीं दी हुई है और ये आपको पूछ रही है कि परिमेय संख्या है या नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है। जैसे इसकी जगह अगर मान लो कहीं ये दे दिया हो 0.1, 2, 7, 5, 6, 3, 0, 8, ऐसा कुछ दे दिया। अब यहाँ पर ये कोई श्योर नहीं है कि ये वापस की आवृत्ति होगी या नहीं होगी, अलग अलग जो अंश आ रहा है, तो यहाँ पर ये श्योर नहीं है कि ये परिमेय संख्या P/Q के रूप में ये हो सकती है। लेकिन जिसमें अंकों की आवृत्ति हो रही हो, आवृत्ति का मतलब जैसे बार बार आ रहे हैं, इसकी जगह कहीं जैसे ये भी लिखा हुआ है, जैसे 2, 7, 3, 2, 7, 3, 2, 7, 3, ये बार बार आ रहा है, तो ये वाले जो इसको हम जब बदलेंगे तो वो हमें P/Q के रूप में भिन्न रूप में हम इसको बदल सकेंगे। तो ये संख्या जो है ये सारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, इसके साथ में अगर कोई वर्गमूल में भी संख्या लिखी हुई हो, लेकिन ध्यान रखें उसका पूरा आंसर आना चाहिए। जैसे √25 लिखा हुआ है, 25 का आंसर कितना आता है, 5। तो बात आती है कि 5 ही है तो ये अंश बटा हर थोड़ी है, तो इसको हम परिमेय संख्या कैसे माने। तो आप ध्यान रखें जितनी भी संख्या है ये वाली, जहाँ जितने भी पूर्णांक है, इसको अगर भिन्न रूप में लिखें तो नीचे हम क्या लिख सकते हैं,
अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो ये भिन्न रूप में संख्या सारी बन जाएगी। नहीं परिमेय संख्या नहीं, अगर पूर्णांक में भी कोई संख्या दी हुई है, अगर कहीं ये लिखा हुआ है 57 जो है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये भी बिल्कुल एक परिमेय संख्या ही है, क्योंकि इसको हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी संख्या, हाँ एक चीज ध्यान रखें कि अगर कहीं पर भी अगर भिन्न रूप में अगर नीचे हर जो है, हर का मान हमें ध्यान रखना है 0 नहीं होना चाहिए, यह सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अगर हर का मान अगर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। हर का मान 0 कैसे? जैसे कहीं ये लिख दिया 13/0, तो अब ये हर में अगर 0 है तो इसका हम को परिभाषित इसको नहीं कर सकते, इसका हम मान ज्ञात कर ही नहीं सकते। तो इसको क्या बोलते हैं? ये अपरिभाषित रूप है। कैसा रूप है ये? अपरिभाषित। ये भी आप ध्यान रखें। तो ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी हमें शर्त ये होना है तो P/Q के रूप में होना चाहिए, इसके साथ ही साथ Q जो है वो कितना है? 0 नहीं होना चाहिए। तो वो सारी जो संख्या होगी वो कैसी होगी? परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं और पांचवा प्रकार हम पढ़ते हैं। परिमेय संख्या हमने देख ली। अगला जो प्रकार है संख्याओं का वो है अपरिमेय संख्या। ठीक है, नाम से स्पष्ट सीधा सा कि अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो। सीधा सा ही दिख रहा है हमें। हमने अभी देखा था परिमेय संख्या कौन सी थी? जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वो संख्या हो जाएगी कैसी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब ये परिभाषा तो आप समझ में आ गई कि कुछ नहीं है कि P/Q के रूप में जिनको नहीं लिखेंगे। अब ऐसी संख्या होगी क्या? कौन सी जिसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते? क्योंकि सारी संख्या है, जैसे कोई भी पूर्णांक है तो ऐसी कोई संख्या तो है ही नहीं। जैसे मैंने केवल अगर 5 भी लिख दिया या -5 भी लिखा है तो ये भी तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि इसको अगर अपन 1 लिख दे तो ये कैसी संख्या हो जाती है? परिमेय संख्या हो जाती है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होगी जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते? तो ऐसे कुछ कतिपय संख्या ये है जो अपरिमेय संख्या कहलाती है। कौन कौन सी? एक तो जो संख्या है, जैसे हमने देखा है कई बार पाई का हम खूब यूज करते हैं। हम जब भी परिधि ज्ञात करनी हो या वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, उसमें पाई का यूज होता है। वैसे हम पाई की जगह हम 22/60 लिखते हैं। ठीक है, तो वैसे तो पाई क्या होना चाहिए? क्योंकि ये P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं, लेकिन रियल में जो पाई का जो मान है वो 22/60 नहीं है। ये तो एक अप्रोक्सीमेटली इसका मान निकाला हुआ है। रियल में तो पाई का जो वैल्यू हम जो निकाली है गणितज्ञों ने, वो तो 3.14 से करते करते बहुत लंबे चार्ज इसका जो भाग देते हैं संख्या आती है, उसको हमने एक भिन्न के रूप में लगभग उसका मान बनाया है 22/60। इसलिए ध्यान रखें इसका ये रियल में पूरा मान नहीं है। तो इसलिए पाई जो है, कि पाई जो ऐसी संख्या जिसमें अंकों की कई आवर्ती नहीं होती है, तो मैंने अभी कहा था परिमेय संख्या में जिनकी आवर्ती नहीं हो रही है दशमलव की, उसको हम भिन्न रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो पाई जो है वो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसके अलावा जो ई का जो प्रयोग होता है, जहाँ अनंत का मान जो ज्ञात है, जो परिभाषित नहीं हो, तो उसे हम ई से भी व्यक्त करते हैं, तो ये ई है। इसके अलावा वर्गमूल में जो संख्या है, जैसे मैं लिख लूँ वर्गमूल 2। ठीक है, अभी हमने देखा था एक वर्गमूल 25 लिखा था। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब यहाँ पर वर्गमूल लिखा हुआ है तो ये तो हमने परिमेय संख्या में लिखी थी, और यहाँ पर वर्गमूल लिखा था, आप ये कह रहे हैं ये अपरिमेय संख्या है, दोनों में अंतर क्या है? तो आप ध्यान रखें, ऐसी संख्या हम वर्गमूल में तो लिखी हुई हो, लेकिन जब उसका पूर्णांक में मान आता हो, ठीक है, तो वो संख्या होगी परिमेय संख्या। लेकिन जैसे √2 में 2 लिखा हुआ है, अब इसका मान जो ज्ञात करते हैं तो इसका मान वर्गमूल जब निकालते हैं तो इसका मान जो है वो पूरा आता ही नहीं। तो ये जो संख्या जैसे √2 है या √3 है, √5 हो, ये कोई भी संख्या है जिनके हम पूरे मान ज्ञात नहीं कर सकते। दशमलव में इनका मान कहीं भी आवर्ती नहीं होती है, जब इनके दशमलव में हम मान ज्ञात करते हैं तो ऐसी जो संख्या ये सारी कहलाती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी ज़्यादा कोई विशेष लंबा नहीं है, केवल इतना सा ही ध्यान रखना है जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, यानी जो आवर्ती जिसमें नहीं होती है। इसके अलावा जैसे कोई संख्या ऐसी है जैसे 5, 6, 7, 9, 2, 1, 0, 3 ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये भी संख्या कैसी हो जाएगी? जब इसका अगर ये भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती तो ये भी कैसी होगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हम अगला बढ़ते हैं। जो छठा जो इसका प्रकार है वो है वास्तविक संख्या। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने तो ऐसी संख्या भी ले ली जिनको P/Q के रूप में लिख भी सकते हैं,
वो भी संख्या हमने ले ली जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अब कौन सी संख्या बची जिनको हम वास्तविक संख्या कहेंगे? तो ज़्यादा कोई दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। जितनी भी परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या तो कौन सी जिनको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो सारी संख्या इसमें आ गई। परिमेय संख्या में हमारे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या सारे इसमें शामिल हो गए, सारी परिमेय संख्या। और उसके साथ में अपरिमेय जो संख्या है, उन संख्याओं को दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारा जो पूरा जो समूह बन जाएगा वो पूरा समूह कहलाता है वास्तविक संख्या। यानी रियल में जो संख्या होती है वो सारी संख्याएं अब इसके अंदर शामिल आ गया। कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो बच गई हो, यानी सारी संख्या इसमें आ गई। उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, यानी जिनको हम संख्या रूप में लिख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, जिनका मान ज्ञात कर सकते हैं, वो सारी संख्या कैसी हो गई है? वास्तविक संख्या। अब इन वास्तविक संख्याओं के साथ साथ एक शब्द कई बार आपको और भी देखने को मिलता है, अवास्तविक संख्या। ठीक है, क्या मिलता है हमें? अवास्तविक संख्या। अब ये संख्याएं कौन सी होती है? इसका दूसरा नाम है, इसको काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। अब काल्पनिक से तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में ये आ रहा है कि ऐसी संख्या है जिसकी अपन केवल कल्पना ही कर सकते हैं, यानी वास्तव में नहीं होती। नहीं, वास्तव में अगर होती तो उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। लेकिन ये जो संख्या है ये केवल हम कल्पना कर सकते हैं कि ये भी संख्या कुछ होती है। अब ये संख्या होती कौन कौन सी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे ज़्यादातर कॉम्पिटिशन संख्या में ये संख्या पूछी तो नहीं जाती, फिर भी देखिए जब हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स को सब सीख रहे हैं तो हम कुछ भी बिंदु को उसमें छोड़ना मुझे भी उचित नहीं लगता कि कोई भी छोटी सी चीज़ कई बार ऐसी हो कि हम उसको नहीं सीखे और वही हमारे एग्जाम में आ जाए तो हमारी जितनी मेहनत है वो फालतू जाती है। यानी हम जो बात करते हैं वो थी अवास्तविक संख्या। ठीक है, अवास्तविक संख्या कौन सी? या दूसरा नाम इसको है काल्पनिक संख्या। दोनों ही नाम है, ज़्यादातर इसका वास्तविक नाम तो इसका काल्पनिक संख्या ही है, लेकिन कई बार गाइड में अवास्तविक संख्या भी लिखा हुआ मिलता है, तो हम दोनों ही शब्द को इसमें साथ में यूज कर रहे हैं, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। अब ये संख्या होगी कौन सी? तो ये संख्या जो है कुछ ऐसी संख्या है, कई बार आपको ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ आता है जैसे √4। ठीक है, अब यहाँ पर केवल क्या लिखा हुआ? माइनस का फर्क है। अगर देखिए कहीं पर अगर √4 लिखा हुआ है तो हम चार का अगर वर्गमूल करें तो हमें क्या प्राप्त होता है? हम जानते हैं 2 होता है। यानी वर्गमूल क्या होता है? यानी सीधा साधा है, देखिए वर्ग और वर्गमूल जब हम दोनों चीज देखेंगे चैप्टर में उस समय मैं बताऊंगा। अभी छोटा सा इसको रूप में समझ लेते हैं, वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है। तो वर्ग का अर्थ होता है किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करना। उसी संख्या का कितनी बार गुणा करना है? 2 बार। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम 2 को अगर 2 से गुणा करें तो हमें क्या मिल जाएगा? 4। ये तो हो गया वर्ग। यानी 2 का अगर हमें वर्ग कहे, 2 का वर्ग तो कितना होगा? 4। सिंपल सा। अब वर्गमूल जो है वो इसका विपरीत है, यानी 4 का वर्गमूल क्या होगा? यानी जिस संख्या को हम 2 बार गुणा करें तो हमें 4 मिले, वो इसका होता है वर्गमूल। यानी कौन सी संख्या ऐसी? 2। यानी 2 को 2 बार अगर गुणा करें तो हमें क्या मिलता है? 4। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी, अगर मैं इसकी जगह अगर -2 का -2 से गुणा करूं, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, तो भी हमें क्या मिलता है? 4। यानी 4 का जो वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल जो है वो +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। ठीक है, यानी अगर +2 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो भी हमें 4 मिलेगा और -2 को 2 बार गुणा करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? 4। यानी 4 का जो वर्गमूल है वो +2 और -2 दोनों ही होते हैं। अब हम देखें इधर, तो -4 जो है वर्गमूल में, अब इसका वर्गमूल क्या होगा? तो कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो हम सीधा ही लिख देते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना है? 2, तो हम इसकी जगह लिख देते हैं -2। अब समस्या ये आती है कि -2 का अगर 2 बार गुणा करें तो हमें तो +4 मिलेंगे, -4 तो हमें किसी भी सूरत में प्राप्त नहीं हो सकते। यानी ये जो संख्या मैंने जो लिखी है इनकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि वर्गमूल में 4 हम लिख तो सकते हैं, लिखने में तो हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसका हम मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो ऐसी जो संख्या है जिनका हम मान ज्ञात नहीं कर सकते उन्हें कहते हैं हम काल्पनिक संख्या। यानी इनकी हम तो कल्पना कर सकते हैं कि अंडर में माइनस तो होना संभव है, हो सकता है, कई बार आंसर आ भी सकते हैं। जैसे हम वर्गमूल को इस प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, जैसे आगे हमारा 10 - 14 98, तो क्या होगा? -4 आ सकते हैं। ऐसी बात तो है नहीं आ सकते माइनस में संख्या, तो -4 आएगा। अब इसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन मान कुछ तो संख्या तो ये है ही, और इसको संख्या से हम इग्नोर तो नहीं कर सकते कि संख्या ही नहीं है। तो ऐसी जो संख्या होती है जिनका हम मान नहीं ज्ञात कर सकते लेकिन संख्या तो हो सकती है, उनको हम कहते हैं अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या।
ठीक है। यानी ज़्यादातर ये बस एक ही इसका प्रकार है, जो माइनस में जितने भी वर्गों में संख्या लिखी हुई हो वो सारी कहलाती है और वास्तविक संख्या या इसका मतलब है काल्पनिक संख्या। अब संख्याओं के अंतिम प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। इसका अंतिम जो प्रकार है, आठवां प्रकार, उसको हम एक नाम आता है सम्मिश्रण संख्या। क्या नाम है? सम्मिश्रण संख्या, यानी मिक्स वाली संख्या। अब ये कौन सी संख्या होती है? ठीक, तो अभी हमने देखी, तो हमने क्या देखी थी? देखो वास्तविक संख्या हमने देखी, तो सारी संख्याओं को हमने जब शामिल किया, परिमेय और अपरिमेय, वो कौन सी संख्या बन गई थी? वास्तविक। और उसके साथ में हमने दूसरी अवास्तविक संख्या भी देखी, जो काल्पनिक रूप से होती है लेकिन उनको लिखना तो हम संभव है। तो ये जितनी भी संख्या है, वास्तविक और अवास्तविक, इन दोनों को मिलाकर जो पूरा जो समूह बनेगा वो पूरा कहलाता है सम्मिश्रण संख्या। ठीक है, बस इतना से इसकी परिभाषा कोई लंबा चौड़ा नहीं है, यानी वास्तविक और अवास्तविक को मिलाने से बन जाएगी सम्मिश्रण संख्या। और इसी के साथ हमारे संख्याओं के सारे प्रकार समाप्त हो जाते हैं। अब आप इनको अपन एक बार शॉर्ट में पूरा एक बार देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी संख्याओं के बारे में चर्चा की है, यानी संख्याओं के प्रकार कौन कौन से हैं। तो उसको हम देखें तो सीधा सा पहला हमने क्या लिखा था? प्राकृत संख्या। पहला जो प्रकार था वो था प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी थी? एक से लगाकर अनंत तक जो संख्या थी जितनी, वो सारी क्या थी? प्राकृत संख्या। ठीक है, अब प्राकृत संख्या में हमने क्या किया? जब जीरो को ऐड कर दिया, यानी प्राकृत संख्या में कौन सी थी? देखिए 1 2 3 4 से लगाकर आगे अनंत तक, ये सारी थी हमारे पास प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या हमने क्या किया? जीरो को जब मिक्स कर दिया तो वो क्या, कौन सी संख्या बन गई थी? पूर्ण संख्या। ठीक है, अब पूर्ण संख्या होने के बाद जब हमने इसमें क्या किया, जितने भी ऋणात्मक जो संख्या थी उनको भी जब इसमें अपन ने ऐड कर दिया तो वो बन गए हमारे पूर्णांक। ठीक है, अब पूर्णांक जो है, जितने भी पूर्णांक थे उन पूर्णांकों को अगर हम P बट्टा Q के रूप में हमने लिखा तो वो बन गई परिमेय संख्या। ठीक है, और परिमेय संख्या और ऐसी संख्या जिनको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो कौन सी थी? अपरिमेय संख्या। यानी ये जो पूरा समूह है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन सबको मिला के ये जो संख्या थी जितनी, ये पूरा समूह जो है ये मिलकर बन गया था परिमेय संख्या। ठीक है, ये पूरा समूह क्या बना? परिमेय संख्या। अब इस परिमेय संख्या के साथ में अगर हम अपरिमेय संख्या को भी ऐड कर लें तो कौन सी संख्या बन जाती है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के साथ अवास्तविक संख्या को भी अपन अगर ऐड कर दें तो बन जाती है वो सम्मिश्रण संख्या। ठीक है, ये संख्याओं के पूरे हो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 प्रकार पूरे हो गए। कई जगह आपको गाइडों में ऐसे दिखते हैं, सबसे पहले वो समझाता है सम्मिश्रण संख्या कौन सी है, फिर उसके दो भाग बताते हैं, वास्तविक और अवास्तविक, फिर वास्तविक में ये, फिर अवास्तविक में ये। इस तरह से ये जो पैटर्न जो है, ये पैटर्न हम जब सीखते हैं तो ये रटने की प्रवृत्ति को लागू करते हैं। हम ऐसा नहीं सीखेंगे, हम तो वही से सीखेंगे नहीं, कहाँ से मिलकर कौन सी संख्या बनी, इसको अपन जब लाइन से याद करेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आशा करूंगा कि आपने संख्याओं के बारे में बहुत ही अच्छे से इसमें समझा होगा हर चीज़ को। फिर भी आपको अगर कहीं भी दिक्कत आई है, इसमें कुछ भी ऐसा हो जिसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा तो उसमें अपन उसको शामिल कर देंगे, तो आपके नॉलेज में जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने साथी के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी बेनिफिट मिलेगा, वो भी मैथ्स में आपकी तरह थोड़े अच्छे बन जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ। धन्यवाद।